कहानी दो भाई बहन की है जो सैन डिएगो जा रहे होते हैं। भाई का नाम कैल होता है और बहन का नाम बेकी होता है। बेकी गर्भवती होती है। रास्ते में बेकी को उल्टी जैसा महसूस होता है, इसलिए वो गाड़ी रुकवाती है और बाहर आकर उल्टी करती है। तभी उन्हें सड़क के पास घास के मैदान से किसी के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आती है। बेकी पूछती है कि वहाँ कोई है क्या। अंदर से आवाज आती है कि मदद करो, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। दोनों मदद करने का फैसला करते हैं। जब कैल गाड़ी पार्क करने जाता है तब बेकी फिर से आवाज देती है और पूछती है कि क्या वो उसे सुन सकता है। अंदर से एक लड़का जवाब देता है कि हाँ, वो कई दिनों से यहाँ फंसा हुआ है। तभी एक महिला की आवाज आती है जो उस लड़के को रॉबिन कहकर चुप रहने को कहती है। ये सब सुनकर बेकी को बहुत अजीब लगता है। बिना देर किए कैल घास के मैदान में चला जाता है और बेकी भी उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती है। बेकी 911 पर कॉल करके मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक सिग्नल कट हो जाता है। इसके बाद दोनों अलग अलग दिशा में चलकर रास्ता ढूंढने लगते हैं। कैल जोर जोर से बेकी को आवाज देता है। बेकी बताती है कि उसने 911 ट्राई किया था, लेकिन सिग्नल नहीं मिला, इसलिए वो चाहती है कि कैल कॉल करे। कैल कहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, न फोन और न ही चश्मा, सब कुछ कार में ही रह गया है। घास के मैदान में मौजूद सभी लोग एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे होते हैं। दोनों को कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसलिए बेकी कहती है कि कैल को वापस कार की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि वो लोग इस ग्रास फील्ड में भटक चुके हैं। दोनों आवाज के जरिए एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बेकी बोलती रहती है, लेकिन कैल को लगता है कि उसकी आवाज एक जगह से नहीं आ रही, बल्कि इधर उधर घूम रही है। बेकी भी वही महसूस करती है और कैल से कहती है कि वो एक जगह रुके और इधर उधर न चले। आखिरकार दोनों ये तय करते हैं कि वो एक साथ कूदेंगे ताकि पता चल सके कि वो कहाँ खड़े हैं। जब वो पहली बार कूदते हैं तो वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर नहीं होते, बस थोड़ा चलने पर पास आ सकते थे। लेकिन जब दूसरी बार कूदते हैं तो अचानक दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। कैल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसका ध्यान भटकने लगता है। वो बेकी को ढूंढते हुए इधर उधर भटकता है और चलते चलते जमीन पर गिर जाता है। तभी उसकी नजर घास पर लगे खून के धब्बों पर पड़ती है। जब वो पास जाकर देखता है तो वहाँ एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा होता है। बेकी पूछती है कि क्या हुआ। कैल कह देता है कि कुछ नहीं हुआ, वो बस फिसल गया था। बेकी कहती है कि पहले उन्हें इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए और उस बच्चे वाली बात को भूल जाना चाहिए। इसी बीच सूरज ढलने लगता है, लेकिन दोनों अब भी एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाते। बेकी पूरी तरह थक चुकी होती है। तभी अचानक एक आदमी सामने आता है। उसका नाम रॉस होता है और वो टोबिन का पिता होता है। रॉस बेकी से कहता है कि अगर वो बाहर जाना चाहती है तो उसके साथ चले। बेकी को शक होता है कि अगर रॉस को रास्ता पता है तो वो अब तक यहाँ क्यों है। रॉस बताता है कि वो अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढ रहा है। वो कहता है कि सभी को एक साथ रहना चाहिए। बेकी रॉस से कहती है कि वो उसके भाई कैल को ढूंढने में मदद करे। दोनों तय करते हैं कि चलते समय एक दूसरे को नजरों से ओझल नहीं होने देंगे। धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है, लेकिन कैल अब भी बेकी को आवाज देता रहता है। कैल पूरी तरह निराश हो जाता है क्योंकि वो बेकी को ढूंढ नहीं पाता। तभी अचानक टोबिन उसके पीछे आ जाता है। टोबिन कहता है कि बेकी को ढूंढना आसान हो सकता है, लेकिन तब जब वो मर चुकी हो और वो एक मरे हुए कौवे का शरीर दिखाता है। टोबिन समझाता है कि ये ग्रास फील्ड मरी हुई चीजों को हिलाता नहीं है। जो जिंदा हैं वो एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं। कैल को शक होता है कि कहीं टोबिन ने ही सबको यहाँ फंसाया तो नहीं। टोबिन कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले किसी और ने उसे भी ऐसे ही आवाज देकर अंदर बुलाया था। टोबिन ये भी कहता है कि बेकी जल्दी मरने वाली है। दूसरी तरफ बेकी रॉस के साथ चलते हुए बात कर रही होती है। अचानक दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बेकी लगातार कैल को आवाज देती रहती है। तभी घास के मैदान से कोई अचानक बाहर निकल आता है, जिससे वो डर जाती है। इधर कैल टोबिन के पीछे पीछे चलता है और दोनों एक अजीब से विशाल पत्थर तक पहुंचते हैं जो मैदान के बीच रखा होता है। टोबिन उस पत्थर को छूता है और कहता है कि उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जैसे किसी खास ताकत का एहसास हो। जब कैल भी पत्थर को छूने वाला होता है तभी बेकी की चीख सुनाई देती है। टोबिन कहता है कि माफ करना, बेकी इधर से चली गई है। ये सुनते ही कैल तुरंत बेकी को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। बेकी का बॉयफ्रेंड ट्रेविस दोनों भाई बहन को ढूंढने निकलता है, लेकिन किसी को भी उनका पता नहीं चलता। तभी ट्रेविस एक चर्च के पास से गुजरता है और उसे कैल की कार खड़ी हुई दिखती है। वो कार चेक करता है और देखता है कि उस पर बहुत ज्यादा धूल जमी हुई है, जैसे वो काफी समय से वहीं खड़ी हो। ट्रेविस चर्च के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। बाहर आते समय उसे सड़क पर बेकी की नोटबुक गिरी हुई मिलती है। इससे उसे लगता है कि दोनों शायद ग्रास फील्ड के अंदर चले गए हों। बिना देर किए ट्रेविस भी ग्रास फील्ड में चला जाता है। अंदर जाते समय ट्रेविस रास्ता याद रखने के लिए घास को बांधकर निशान बनाता चलता है ताकि वो भटके नहीं, लेकिन चलते चलते उसे महसूस होता है कि घास अपने आप खुल रही है
जैसे उसमें कोई अजीब ताकत हो। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये होती है कि जब वो सीधा चलता रहता है तो सामने दिख रहा सूरज अचानक पीछे की तरफ चला जाता है। इसका मतलब ये ग्रास फील्ड खुद ही दिशा बदल सकता है। ये देखकर ट्रेविस पूरी तरह चौंक जाता है। वो पूरे दिन चलता रहता है, शाम हो जाती है और अंधेरा छा जाता है। उसकी ताकत भी खत्म होने लगती है, इसलिए वो थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाता है। ट्रेविस को घास के मैदान से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तभी अचानक टोबिन उसके पीछे आ जाता है, जिससे ट्रेविस डर जाता है। टोबिन कहता है कि क्या उसे भी हवा की अजीब आवाज और किसी के धीरे धीरे गुनगुनाने की आवाज सुनाई दे रही है। टोबिन समझाता है कि ये इंसानों की आवाजें हैं और अगर ध्यान से न सुना जाए तो वो गायब हो जाती हैं। ट्रेविस पूछता है कि वहाँ फंसे लोग कौन हैं। टोबिन कहता है कि वो लोग उनसे जुड़े नहीं हैं, इसलिए जरूरी नहीं है। ट्रेविस हैरान होकर पूछता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। टोबिन अचानक ट्रेविस का नाम ले लेता है। ये सुनकर ट्रेविस चौंक जाता है कि उसे उसका नाम कैसे पता है। टोबिन ये भी जानता होता है कि ट्रेविस बेकी को ढूंढ रहा है। टोबिन ट्रेविस को बेकी तक ले जाता है, लेकिन वहाँ पता चलता है कि बेकी मर चुकी है। टोबिन फिर दोहराता है कि ग्रास फील्ड मरी हुई चीजों को नहीं हिलाता, इसलिए उन्हें ढूंढना आसान होता है। ट्रेविस बुरी तरह टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद टोबिन बिना किसी भाव के गायब हो जाता है। अगली सुबह ट्रेविस जागता है और ग्रास फील्ड के बाहर से किसी की मदद की आवाज सुनता है। वो आवाज कहती है कि वो अंदर फंसा हुआ है। बाहर मौजूद वो शख्स कोई और नहीं बल्कि टोबिन ही होता है। टोबिन अपनी माँ के साथ होता है और अपनी माँ से कहता है कि ग्रास फील्ड के अंदर कोई फंसा हुआ है जो उसका नाम भी ले रहा है। उसी वक्त टोबिन का कुत्ता ग्रास फील्ड के अंदर भाग जाता है। टोबिन उसके पीछे दौड़ता है और उसके माँ बाप भी उसके पीछे चले जाते हैं। इस तरह तीनों एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। ट्रेविस जोर जोर से सबको चेतावनी देता है कि ग्रास फील्ड के अंदर मत जाना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। समय बीतता है और अंधेरा हो जाता है। ट्रेविस किसी को भी ढूंढ नहीं पाता, लेकिन उसे फिर से वही रहस्यमयी पत्थर दिखाई देता है जो ग्रास फील्ड के बीच में होता है। अगली सुबह फिर से टोबिन की आवाज सुनाई देती है। वही घटना दोबारा दिखाई जाती है जब बेकी और कैल ने ग्रास फील्ड से एक बच्चे की मदद की आवाज सुनी थी। ये साफ हो जाता है कि ये घटनाएं बार बार लूप में घूम रही हैं। वर्तमान में ट्रेविस को फिर से कैल और बेकी की आवाजें सुनाई देती हैं, जो अब ग्रास फील्ड के अंदर आ चुके होते हैं। ट्रेविस उन्हें पुकारने लगता है। बेकी उसकी आवाज सुन लेती है और सोचने लगती है कि ट्रेविस यहाँ कैसे पहुँच गया। उसी दौरान टोबिन चिल्लाकर बताता है कि उसका कुत्ता मर चुका है। अब तीनों एक दूसरे की आवाजें सुन रहे होते हैं, लेकिन कोई भी किसी को देख नहीं पाता। सब लोग पूरी तरह उलझ जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि आवाजें हर तरफ से आ रही होती हैं, लेकिन कोई सामने नहीं होता। आखिरकार वो लोग टोबिन की लगातार आती आवाज को फॉलो करते हुए एक दूसरे तक पहुंच ही जाते हैं। बेकी ट्रेविस से पूछती है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। ट्रेविस बताता है कि जब दोनों घर वापस नहीं लौटे तो वो बेकी को ढूंढते हुए यहाँ आ गया। कैल कहता है कि वो लोग तो बस 2 दिन पहले ही निकले थे, लेकिन ट्रेविस कहता है कि उसे तो 2 महीने जैसा लगा। कैल सोचता है कि ट्रेविस बस बहक रहा है। अब सभी समझ जाते हैं कि पहले उन्हें किसी भी तरह इस जगह से बाहर निकलना होगा। ट्रेविस टोबिन को अपने कंधों पर बैठा लेता है ताकि वो ऊपर से रास्ता देख सके। चारों तरफ सिर्फ ग्रास फील्ड ही दिखता है, लेकिन तभी दूर उसे किसी बिल्डिंग जैसी चीज नजर आती है। वो लोग उसी दिशा में बढ़ते हैं जैसा टोबिन बताता है। अचानक बेकी के फोन पर कॉल आता है। दूसरी तरफ से आवाज कहती है कि कैल को ट्रेविस को नुकसान नहीं पहुंचाने देना, और फिर कॉल कट हो जाता है। इसके बाद वो आगे चलते रहते हैं। चलते चलते अचानक घास बेकी के शरीर में लिपटने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। उसी समय रॉस वहां पहुंच जाता है और समय रहते बेकी को बचा लेता है। रॉस बताता है कि वो बाहर तक निकल गया था, लेकिन अब भी अपनी पत्नी और बेटे को नहीं ढूंढ पाया, इसलिए वापस अंदर आ गया। वो कहता है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सीधा नहीं है, जैसा वो लोग सोच रहे थे। इसके बाद टोबिन को एहसास होता है कि जिस बिल्डिंग को वो लोग देख रहे थे, जिस बिल्डिंग की तरफ वो लोग बढ़ रहे होते हैं, वो अचानक बिना किसी वजह के गायब हो जाती है। आखिर में सभी तय करते हैं कि अब रॉस ही उन्हें रास्ता दिखाएगा, जैसा वो कह रहा था। वो चलते रहते हैं और फिर से अंधेरा हो जाता है। कुछ देर बाद वो दोबारा ग्रास फील्ड के बीच मौजूद उसी अजीब पत्थर तक पहुंच जाते हैं। रॉस कहता है कि जिसने भी इस पत्थर को छुआ उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। कैल सबसे पहले उसे छूने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक टोबिन की माँ वहाँ आ जाती है। वो बहुत डरी हुई लगती है और सबको चेतावनी देती है कि उसके और उसके बच्चे के पास कोई ना आए। वो कहती है कि रॉस जो भी बोल रहा है सब झूठ है। उसी वक्त बेकी के दिमाग में अचानक कुछ डरावनी तस्वीरें आती हैं, जिनमें रॉस कुछ भयानक करता हुआ दिखाई देता है।
ये देखकर तीनों तय करते हैं कि रॉस पर भरोसा करना सही नहीं है और उन्हें अपने दम पर ही रास्ता ढूंढना चाहिए। इस बीच रॉस का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होता है, जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। वो जबरदस्ती चाहता है कि सब लोग पत्थर को छुए और कहता है कि तभी सब कुछ समझ आएगा। ट्रेविस अब उसकी बातें और सहन नहीं कर पाता और रॉस पर हमला कर देता है, लेकिन ट्रेविस उससे लड़ नहीं पाता। उसी दौरान रॉस की पत्नी भागने की कोशिश करती है, लेकिन रॉस उसे पकड़ लेता है और बेरहमी से मार देता है। सब लोग पूरी तरह सदमे में आ जाते हैं। ट्रेविस जल्दी से सबको वहां से भागने के लिए कहता है और वो लोग किसी तरह जान बचाकर भाग निकलते हैं। भागते समय अचानक टोबिन का कुत्ता फ्रेडी सामने आ जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि किस तरफ जाना है, इसलिए सब फ्रेडी के पीछे पीछे दौड़ते हैं। फ्रेडी उन्हें एक बोलिंग एली तक ले आता है और सभी लोग अंदर छिप जाते हैं। अब सब लोग उलझन में होते हैं कि आगे क्या करें। कैल गुस्से में ट्रेविस को दोष देने लगता है कि उसी की वजह से वो सब इस मुसीबत में फंसे हैं। इसी बात पर दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और हाथापाई तक पहुंच जाती है। उसी दौरान रॉस भी वहां तक पहुंच जाता है, जिससे सब लोग डर कर बोलिंग एली की छत पर भाग जाते हैं। छत पर ट्रेविस बताता है कि जब वो कार से आ रहा था तब उसने ये बिल्डिंग सड़क से देखी थी। बेकी भी कहती है कि जिस चर्च के पास उन्होंने कार खड़ी की थी वो भी दूसरी तरफ बहुत पास ही है। सबको एहसास होता है कि अगर वो दोबारा ग्रास फील्ड में उतरे तो सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। तभी ट्रेविस नीचे फ्रेडी को देखता है। फ्रेडी एक छोटे से ग्रास पैच में घुसता है और अचानक गायब हो जाता है। अगले ही पल वो चर्च वाली सड़क पर दिखाई देता है। ट्रेविस को लगता है कि शायद ग्रास फील्ड में कोई रास्ता या छेद है जिससे बाहर निकला जा सकता है। ट्रेविस का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन कैल उसे समय पर पकड़ लेता है। तभी अचानक कैल के कान में कोई अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है। कैल हाथ छोड़ देता है और ट्रेविस नीचे गिर जाता है। ये सब टोबिन देख लेता है। उसी वक्त रॉस भी ऊपर पहुंच जाता है, इसलिए सभी नीचे की तरफ भागने लगते हैं। टोबिन बिना रुके आगे दौड़ता है। बेकी को समझ नहीं आता कि ट्रेविस कहाँ चला गया और उसे शक होता है कि कहीं कैल ने उसके साथ कुछ तो नहीं किया। इसी उलझन में सब लोग अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। कैल का सामना रॉस से हो जाता है। रॉस कहता है कि वो जानता है कैल क्या सोच रहा है। अगर वो दाएं की जगह बाएं मुड़ता तो शायद बच जाता, लेकिन उसने बार बार रास्ता बदला और फिर भी उसी जगह लौट आया। रॉस कहता है कि इस ग्रास फील्ड में हर बार फैसला लिया जाता है और हर फैसला उसे उसी के पास वापस ले आता है। उसी पल कैल को जमीन पर पड़ा अपना ही शरीर दिखाई देता है। रॉस तुरंत कैल को मार देता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ एक ही लूप में बार बार घूम रहा है और इसकी शुरुआत कैल के रास्ता न बदलने से हुई थी। दूसरी तरफ ट्रेविस जिंदा रहता है। वो ग्रास फील्ड में बेकी को ढूंढता है। दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे को आवाज देते रहते हैं। तभी रॉस बेकी के सामने आ जाता है और उसके इरादे ठीक नहीं होते। बेकी पास पड़ी एक सिजर्स उठाती है और पूरी ताकत से उसे मार देती है। उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है और बेकी वहां से भाग निकलती है। रास्ते में उसे ग्रास फील्ड की डरावनी हेल्यूसिनेशंस दिखने लगती हैं और वो फिर से उस रहस्यमयी पत्थर तक पहुंच जाती है। इसके बाद बेकी अपना फोन उठाती है और बेकी के ही दूसरे नंबर पर कॉल करती है। वो कहती है कि कैल को ट्रेविस को नुकसान नहीं पहुंचाने देना और उसे रॉस के साथ अकेला मत छोड़ना, वरना सब कुछ बार बार दोहराया जाएगा। इतना कहकर वो जोर से चिल्लाती है। तभी जमीन धंस जाती है और नीचे इंसानी लाशों से भरा एक डरावना दृश्य दिखाई देता है, जहां हर तरफ चीख पुकार मची होती है। इसके बाद बेकी बेहोश हो जाती है। जब बेकी की आंख खुलती है तो पता चलता है कि वो अपने बच्चे को जन्म दे चुकी है। उसी समय कैल वहां आकर उसकी मदद करता है। इस सीन में कैल उसे कुछ खिलाता है। थोड़ी देर बाद बेकी को एहसास होता है कि वो उसका ही बच्चा है। जो उसे खिला रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि कैल ही होता है। इससे पहले बेकी को कैल की कुछ झलकियां दिखाई देती हैं। इसी दौरान ट्रेविस भी वहां तक पहुंच जाता है। बेकी जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। तभी टोबिन सामने आता है और बताता है कि उसने सबको मार दिया है, यहाँ तक कि कैल को भी। वो कहता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा और सबको बार बार मारा जाएगा। तभी रॉस अचानक आकर ट्रेविस पर हमला कर देता है और वो भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद रॉस टोबिन को जबरदस्ती उस पत्थर को छूने के लिए मजबूर करता है ताकि उसे मोक्ष मिल सके। उसी वक्त बेकी होश में आ जाती है और टोबिन को बचाने के लिए आगे आती है। इससे रॉस का ध्यान भटक जाता है। ट्रेविस अभी जिंदा होता है और वो पूरी ताकत से रॉस पर हमला कर देता है। अंत में रॉस मर जाता है, लेकिन बेकी भी जिंदा नहीं बच पाती। इसके बाद ट्रेविस फैसला करता है कि वो खुद उस पत्थर को छुएगा। पत्थर को छूते ही कुछ अजीब होता है और लाल रेखाओं जैसी संरचनाएं पूरे ग्रास फील्ड में फैल जाती हैं। ट्रेविस टोबिन को बाहर की तरफ ले जाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से निकल जाए। ट्रेविस खुद बाहर नहीं जा सकता। वो टोबिन को चेतावनी देता है कि बेकी को कभी ग्रास फील्ड में मत आने देना। इसके बाद टोबिन खुद को चर्च के बाहर पाता है। वो धीरे धीरे बाहर निकलता है और फिर दौड़कर बेकी और कैल को रोकने की कोशिश करता है ताकि वो ग्रास फील्ड में न जाए। मदद की आवाज सुनकर टोबिन रुक जाता है। वो बेकी को वो नेकलेस देता है जो ट्रेविस ने उसे दिया था। बेकी देखती है कि ये नेकलेस बिल्कुल उसी जैसा है
जो उसके पास है। बेकी को समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है, इसलिए वो लोग ग्रास फील्ड में अंदर नहीं जाते। इसके बाद वो टोबिन को कार में बैठाते हैं और उसे घर ले जाते हैं ताकि उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जा सके। इसी के साथ ये रहस्यमयी टाइम लूप बंद हो जाता है। ग्रास फील्ड में सिर्फ ट्रेविस अकेला खड़ा रह जाता है। यहीं पर मूवी अचानक खत्म हो जाती है और सवाल छोड़ जाती है कि आखिर ये सब हुआ क्यों।